क्वेश्चन किया था एस्केलेशन क्लॉज का। आई होप आपको वो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं एस्केलेशन क्लॉज का। बेटा दुनिया में 2 ही क्वेश्चन है एस्केलेशन क्लॉज के जो हम क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो कल वाला क्वेश्चन था ना वो CMA को एक बार आया हुआ है, CS को एक बार आया हुआ है। ठीक है, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो CA इंटर में एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, राइट। तो एस्केलेशन क्लॉज के ज्यादा क्वेश्चन हमको मिलते भी नहीं है, तो ये 2 ही क्वेश्चन हमारे पास है जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं एस्केलेशन क्लॉज का, एकदम ध्यान से देखना। A contractor has entered into a long-term contract at an agreed price of 17,50,000, right? तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो ऑलरेडी अग्री हुआ वो है 17,50,000, मतलब ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया हमारा, राइट। तो दिस इज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 17,50,000। उसके बाद देखना, सब्जेक्ट टू द एस्केलेशन क्लॉज फॉर मटेरियल एंड वेजेस as spelled out in the contract and corresponding actuals are as follows, right? तो फ्रेंड्स देखो ये जो स्टैंडर्ड दिया है ना, अब ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कुछ बजट बनाया होगा, है ना, कि उसको इतना मटेरियल लगेगा और इतने लेबर आवर्स लगेंगे, राइट। तो ये स्टैंडर्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद का एक्चुअल का पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, फ्रेंड्स देखना, मटेरियल ए, क्वेश्चन समझना, हाँ पहले मटेरियल ए 5,000 टन उसको यूज करना था, राइट, क्वांटिटी, हाँ, एक्चुअल उसने 5,050 टन यूज किया, मतलब फ्रेंड्स समझो क्वांटिटी ज्यादा यूज की, राइट। अच्छा, प्राइस होना चाहिए था, रेट यानी प्राइस समझो आप, प्राइस होना चाहिए था मटेरियल का 50 रुपीज, राइट, 50 रुपीज पर टन है वो, it is 50 rupees per ton. This is per ton price. ₹50 per ton, right? और यहां पर भी per ton। ठीक है, तो समझो फ्रेंड्स जो रेट है मटेरियल का पर टन वो 50 का होना चाहिए था, 48 का हो गया, मतलब प्राइस थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद सेम वैसे ही रॉ मटेरियल भी 3,500 टन यूज करना था, 3,450, मतलब क्वांटिटी कम यूज की। ठीक है, और प्राइस भी ₹1 से कम यूज हो गया। हाँ, सी का देखेंगे तो 100 टन से क्वांटिटी ज्यादा यूज की हमने, जबकि प्राइस भी बढ़ गया, राइट। देखो पहले 2 केस में रॉ मटेरियल ए और बी वाले केस में प्राइस कम हो गया था, सी वाले केस में प्राइस बढ़ गया, राइट। अच्छा, वेजेस देखो तो आवर्स 2000 आवर्स काम होना चाहिए था लेबर एक्स का, ठीक है, लेकिन ज्यादा आवर्स काम हो गया, 2100 आवर्स काम हो गया, है ना। आवरली रेट भी इंक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज, आवरली रेट भी इंक्रीज। सिमिलरली वाई का देखो तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए और रेट पर आवर उतना ही है, ठीक है, सेम है। जेड का, लेबर जेड का देखेंगे फ्रेंड्स तो 3000 आवर्स काम करना था, नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गए, जबकि रेट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल हमने एस्केलेशन क्लॉज के टाइम पे बहुत क्लियरली बात की थी कि एस्केलेशन क्लॉज तभी अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तभी बढ़ता है सिर्फ रेट या रेट ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल और रेट ऑफ वेजेस, राइट, पर केजी, पर टन या पर आवर का जो रेट होता है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, रेट की बात हो रही है ना।
अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई होता है। देखो सिंपल सा लॉजिक बताता हूं फ्रेंड्स। मटेरियल का कॉस्ट जब बढ़ता है ना, तो दो रीजन से बढ़ता है। आप ज्यादा क्वांटिटी यूज करो तब भी मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और महंगा वाला मटेरियल यूज करो या ज्यादा प्राइस वाला मटेरियल यूज करो तब भी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। सिमिलरली लेबर में भी ऐसे ही होगा। लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो देयर कैन बी टू रीजंस। या तो आपने आर ज्यादा यूज कर लिए, या तो जो वेजेस दिया वर्कर को रेट पर आर, वो ज्यादा रेट पर आर दे दिया। दोनों ही रीजन से हमारी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन एस्केलेशन क्लॉज के लिए क्वांटिटी, मटेरियल की बात करूं तो क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है वो इग्नोर करना है। क्वांटिटी ज्यादा यूज कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती के वजह से हुआ, उसका बजट रॉन्ग बना था, इसमें गलती कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, ठीक है। आर्स अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं तो इसमें गलती कॉन्ट्रैक्टर की है। तो फ्रेंड्स कभी भी याद रखना, एस्केलेशन क्लॉज तभी अप्लाई होगा जब रेट ऑफ मटेरियल और रेट ऑफ लेबर, राइट, ये चेंज हुआ तो ही अप्लाई होता है। क्वांटिटी और आर्स अगर आप ज्यादा यूज करते हो उसके वजह से, राइट, उसके वजह से एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये समझो कि हमको जो क्वांटिटी कंसिडर करनी है वो स्टैंडर्ड वाली ही कंसिडर करनी है, ठीक है, और आर्स भी स्टैंडर्ड वाले ही। हाँ? अब सिर्फ रेट के वजह से कितना कॉस्ट बढ़ गया वो देखना है, इग्नोरिंग द क्वांटिटी। क्वांटिटी इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, यानी हम लोग क्वांटिटी सिर्फ कौन सी ले रहे हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड वाली ले रहे हैं, ठीक है। तो देखना, अब समझो कि मटेरियल ए की अगर मैं बात करूं ना, तो फ्रेंड्स देखो 50 रुपीज का मटेरियल होना चाहिए था, 48 का हो गया, मतलब 2 रुपीज से कम हो गया, राइट। क्वांटिटी हम लोग कौन सी लेंगे, कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड वाली। तो फ्रेंड्स 5000 टन्स, राइट, और 2 रुपीज से प्राइस कम हो गया, यानी 5000 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो 10,000 रुपीज से मेरी मटेरियल कॉस्ट कम हो गई। और ये मटेरियल कॉस्ट जो कम हुई ये सिर्फ रेट को कंसिडर करके हुई, हमने क्वांटिटी कंसिडर नहीं की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वांटिटी और रेट दोनों को अगर कंसिडर करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, खाली एक बार समझ लेना, ये करना नहीं है, खाली मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, राइट। हम क्वांटिटी भी कंसिडर कर रहे हैं, रेट भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखना, हम क्या करेंगे 5000 इंटू 50, राइट। तो फ्रेंड्स 2,50,000 रुपीज क्या हो गया, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हो गया। एक्चुअल 5050 इंटू 48 कर लेंगे तो ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हो गया, राइट। अब इसका डिफरेंस अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड कॉस्ट का और एक्चुअल कॉस्ट का, राइट, तो वो डिफरेंस मटेरियल कॉस्ट या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, है ना। अब यहां मैंने क्या किया, क्वांटिटी भी कंसिडर की और रेट भी कंसिडर किया, राइट। पर ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एस्केलेशन क्लॉज में हमको सिर्फ रेट कंसिडर करना है, क्वांटिटी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्वांटिटी कौन सी लेंगे, स्टैंडर्ड वाली, जो ओरिजिनल बजट बनाने के टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट किया होगा, ठीक है। और रेट चेंज हो रहा है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट, तो उसके वजह से ही हमारा एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर बढ़ाना है या कम करना है तो वी विल कंसिडर ओनली द रेट, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन देखना, रेकनिंग द फुल एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, राइट। रेकनिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। तो कॉन्ट्रैक्टर ने सारा मटेरियल का कंजम्पशन और वेजेस को ध्यान में रखते हुए the company has claimed a final price of 17,73,600। यानी कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 17,50,000 थी, राइट, लेकिन मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया और लेबर बढ़ गया, वेजेस बढ़ गया, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि उसको 17,73,600 मिलना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से बढ़ा रहा है,
23,600 से बढ़ा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल तो 17,50,000 थी, एक्स्ट्रा वो कितने मांग रहा है, 23,600 वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, राइट। गिव योर एनालिसिस ऑफ एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम एंड इंडिकेट द फाइनल प्राइस पेएबल, राइट। तो फ्रेंड्स अब हमको बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो क्लेम है ना, वो जो 23,600 एक्स्ट्रा मांग रहा है, उसका क्लेम राइट है कि रॉन्ग है, ये बताना है, ठीक है। और हमको करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, करेक्ट एस्केलेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करना मेरे साथ। आंसर तो देखना, सबसे पहले हम लोग मटेरियल के वजह से कितना एस्केलेशन हो रहा है वो देख लेते हैं, राइट। या हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, मटेरियल और लेबर का एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखना, मटेरियल ए, बी एंड सी, ठीक है। हमको क्वांटिटी स्टैंडर्ड की ही कंसिडर करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5,000 टन, प्राइस 50 रुपीज होना चाहिए था, एक्चुअल 48 हुआ, मतलब 2 रुपीज से मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन रेट, राइट। तो फ्रेंड्स 5,000 इंटू 2 तो 10,000 रुपीज, ठीक है। इसको माइनस की साइन मत डालना, क्योंकि वो साइन एक्चुअली प्लस की ही आ रही है। इसको ऐसा कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो डिक्रीज, यानी हमारा मटेरियल कॉस्ट 10,000 से डिक्रीज हुआ ड्यू टू रिडक्शन इन रेट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखना, बी का क्वांटिटी स्टैंडर्ड वाला लेंगे 3,500, इसका रेट होना चाहिए था 80 और एक्चुअल रेट है 79, यानी यहां पर भी हमारी मटेरियल कॉस्ट 1 रुपी से कम हो गई। 3,500 इंटू 1, 3,500 रुपीज, राइट। अगेन यहां पर भी डिक्रीज हुआ। देन फ्रेंड्स सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे 2,500 टन, राइट। 60 माइनस 66, तो फ्रेंड्स 2,500 इंटू 6, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट 15,000 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग वेजेस का भी कर लेंगे। 3 कैटेगरीज के लेबर्स है, एक्स, वाई एंड जेड। तो फ्रेंड्स देखना, यहां पर भी जैसे हमने मटेरियल की क्वांटिटी स्टैंडर्ड वाली ली थी, तो हमको आर्स यहां पे स्टैंडर्ड के लेने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 2,000 आर्स ले लिया स्टैंडर्ड का, और सिर्फ रेट में डिफरेंस कितना है वो देखना है, ठीक है। तो देखना 2,000 आर्स इंटू 2 करेंगे फ्रेंड्स, तो 4,000 से वेजेस इंक्रीज हुआ, राइट। अब ये इंक्रीज जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, इंक्रीज इन वेजेस ड्यू टू इंक्रीज इन रेट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेजेस बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं। आर ज्यादा यूज करेंगे तो भी वेजेस बढ़ जाएगा, और वर्कर का जो हम रेट दे रहे हैं, रेट पर आर, अगर वो ज्यादा पे करेंगे तब भी आपका वेजेस बढ़ जाएगा, राइट। पर हम लोग सिर्फ रेट कंसिडर करेंगे। वाई, तो फ्रेंड्स देखना 2,500 आवर्स 75 माइनस 75, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली Z 3,000 आवर्स 65 माइनस 66, राइट।
तो फ्रेंड्स 3000 इंटू 1 करेंगे, ₹3000 अगेन इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स नेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देखो। तो पहले इंक्रीज वाले फिगर देख लेना कौन से है। तो 3000 प्लस 4000 प्लस 15,000, राइट। तो फ्रेंड्स 22,000 से इंक्रीज हुआ। अब 2 डिक्रीज है तो ये माइनस कर लेंगे, 3,500 माइनस 10,000, राइट। तो फ्रेंड्स हमारे हिसाब से 8,500 का इंक्रीज आ रहा है नेट, यानी मटेरियल और लेबर के रेट चेंज होने के वजह से टोटल कॉस्ट में इंक्रीज कितना हो रहा है, 8,500 का, ठीक है। अब समझो फ्रेंड्स, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 17,50,000 और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज होना चाहिए 8,500 से, है ना। तो रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी रहेगी, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 17,50,000 थी, प्लस उसमें हम इंक्रीज, ये एस्केलेशन वाली अमाउंट है, हाँ फ्रेंड्स, ये 8,500 इज अमाउंट ऑफ एस्केलेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स 17,58,500 रुपीज इज द रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है कितना, 17,73,600, ये उसका क्लेम रॉन्ग है। अब वो 17,73,600 क्यों मांग रहा होगा वो सोचो, क्योंकि उसने क्वांटिटी जो इंक्रीज हो रही है वो भी उसने कंसिडर किया होगा, आर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो भी उसने कंसिडर किया होगा, इसीलिए वो ज्यादा प्राइस मांग रहा है, राइट। पर हमने क्वांटिटी इग्नोर की, हम सिर्फ रेट देखकर हमने बताया कि 8,500 रुपए से ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग ये स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग बहुत छोटे से टॉपिक्स है, राइट। तो हो सकता है कि 1 क्लास 2 क्लास में ये दोनों भी खत्म हो जाए, राइट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग। चलो फ्रेंड्स जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, और ये हमारा सेकेंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। अब समझना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक मेथड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में ही यूज हो सकता है। आप कोई भी मेथड को, कॉस्टिंग के किसी एक मेथड को सब जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, यू कैन नॉट यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस, राइट। उसको कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज करना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, हमारी कोचिंग क्लास है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कोचिंग क्लास में यूज नहीं कर सकते, राइट, नॉन सेंसिबल है। तो अब समझना पड़ेगा कि जॉब कॉस्टिंग कहां यूज होगा, राइट, कौन से बिजनेस में यूज होगा और उसका यूनिट क्या रहेगा, ठीक है, कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा। फ्रेंड्स आपको ये समझना पड़ेगा, हर एक बिजनेस का एक कॉस्ट यूनिट होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट होता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या, जिस यूनिट की कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बोलूं एक कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट है, तो आप समझना कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट सेपरेटली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर फ्रेंड्स एक जॉब को हम एक कॉस्ट यूनिट बोलते हैं, वन जॉब को हम बोलेंगे वन कॉस्ट यूनिट, राइट। इसका मतलब फ्रेंड्स वन जॉब का मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है।
तो फ्रेंड्स समझना कौन से बिजनेस में यूज होता है और कहाँ यूज होता है। तो फ्रेंड्स देखो, जॉब किस बिजनेस में यूज होगा जॉब कॉस्टिंग, ये समझने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो ये ऐसे जगह यूज होगा कि जहां पे कोई कस्टमर आ रहा है सर्विस प्रोवाइडर के पास। मान लो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है, और कोई कस्टमर आया हमारे पास, कोई कस्टमर मेरे पास आया और कस्टमर को कुछ सर्विस लेनी है मेरे से या कुछ गुड्स बनवा के लेने हैं, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, राइट, वो कस्टमर के हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। मतलब कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ऐसा 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 चाहिए, तो मैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मैं उसको वो काम करके दूंगा। ठीक है, मैं मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं कैसे काम करता हूं मैं वैसे करके नहीं दूंगा, जैसे कस्टमर चाहेगा मैं वैसे करके दूंगा। राइट, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, इंटीरियर डेकोरेशन। राइट, मान लो आपने एक घर बनाया है और आपने किसी इंटीरियर डेकोरेशन पर्सन को बुलाया। राइट, आप उसको बताओगे, आप कस्टमर हो, इंटीरियर डेकोरेशन जॉब प्रोवाइड कर रहा है, राइट, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज में क्लियर कर दो, जॉब कॉस्टिंग में आप ये मत समझो जॉब मतलब जो कंपनीज में लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये वो जॉब कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब का मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको काम करके देना। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स इंटीरियर डेकोरेशन। आपने किसी इंटीरियर डेकोरेशन के पर्सन को बुलाया, आपका नया घर बन रहा है, आप उसको बताओगे ना कि मुझे ये वॉल पे ये कलर चाहिए, ये वॉल पे दूसरा कलर चाहिए, ऐसे टाइप का फर्नीचर चाहिए, ये मटेरियल मुझे यूज करना है। राइट, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे। तो वो इंटीरियर डेकोरेशन अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर काम करके देता है तो उस इंटीरियर डेकोरेटर को जॉब कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि प्रिंटिंग प्रेस वाला है, राइट, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास कोई पर्सन आता है, वो बोलता है मुझे पैम्पलेट प्रिंट करना है। ठीक है, तो पैम्पलेट की साइज क्या होगी, उसका कंटेंट क्या होगा, कलर क्या होगा, डिजाइन क्या होगी, वो कस्टमर बताएगा। राइट, वो प्रिंटिंग प्रेस वाला अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, वो कस्टमर के हिसाब से काम करेगा। उसी टाइम पर दूसरा एक पर्सन आता है प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास, वो बोलता है मुझे बैनर बनवाना है। ठीक है, तब उसको जो बैनर बनवाना है वो बैनर की साइज, उसका कलर, उसका मटेरियल, उसकी डिजाइन, राइट, ये सारा कस्टमर बताएगा। कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा उसको वो काम करके देगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जॉब कॉस्टिंग तभी यूज करेगा तब जब कस्टमर के हिसाब से अगर मैं काम करके दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो याद रखना है वो ये है कि दो काम एक जैसे नहीं रहेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक बंदा प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास आया, उसको पैम्पलेट प्रिंट करने के थे, दूसरा आया बैनर बनाने के थे। राइट, तो फ्रेंड्स दोनों के काम अलग अलग है, सेम काम नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसेस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं डिस्टिंक्शन करने के लिए कि कहां पे जॉब कॉस्टिंग यूज होगा, कहां पे जॉब कॉस्टिंग यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपको कार खरीदनी है, आप जाते हो मारुति के शोरूम में। राइट, आपने मारुति की कार सेलेक्ट की और आपने परचेस कर ली। राइट, अब जो मारुति कार का सेलर है वो जॉब कॉस्टिंग यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो कार आपको बेची है वो उसके हिसाब से बनाई हुई है, कस्टमर के हिसाब से बनाई हुई नहीं है। राइट, तो यहां पे हम जॉब कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि आपको कार खरीदनी है, आप रोल्स रॉयस के शोरूम में गए कार खरीदने के लिए। राइट, अब रोल्स रॉयस कार जो भी खरीदता है ना, वो कार शोरूम में बनाकर सेल नहीं करता है फ्रेंड्स, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार उनको बनवा के देते हैं, बना के देते हैं। राइट, तो आप जाकर उसको बोलोगे मुझे ऐसा ये साइज चाहिए कार की, ये इंजन यूज करना है, उसके अंदर का फर्नीचर मुझे ये चाहिए। राइट, पेट्रोल चाहिए कि डीजल चाहिए। हाँ, तो आप जो आपकी रिक्वायरमेंट बता रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो कार बना कर दे रहा है तो हम बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग होना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक बार इसका मीनिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखना मीनिंग, जॉब कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग यानी कस्टमर आ रहा है, उसका ऑर्डर हमको प्लेस कर रहा है, राइट, और हम उसको वो काम करके दे रहे हैं, वो जॉब उसको करके दे रहे हैं। अंडर विच ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। हर एक जॉब कॉस्ट यूनिट माना जाएगा, राइट। फ्रेंड्स हमारे वो प्रिंटिंग वाले एग्जाम्पल के अंदर 2 पर्सन हमारे पास आए, एक को पैम्पलेट प्रिंट करना है, एक को बैनर बनवाना है, राइट। तो ये 2 जॉब माने जाएंगे, 2 जॉब माने जाएंगे, 2 कॉस्ट यूनिट माने जाएंगे। इसका मतलब हमको दोनों की कॉस्टिंग सेपरेट करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप दोनों को मिलाकर एक जॉब मानते हो, एक कॉस्ट यूनिट मानते हो, तो ये नॉन सेंसिबल है फ्रेंड्स, इसमें कोई सेंस नहीं है। सोचो आप, क्योंकि आपको दोनों का कॉस्ट सेपरेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों की सेलिंग प्राइस यानी जो आप अमाउंट चार्ज करोगे वो दोनों का सेपरेट रहेगा। अगर आपने दोनों का मिलाकर कॉस्टिंग कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा दोनों का कॉस्ट आया कितना, राइट। अब दोनों का कॉस्टिंग सेपरेट करने का रीजन भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कि दोनों के लिए मटेरियल डिफरेंट लगेगा, आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है काम करने का वो दोनों का डिफरेंट रहेगा। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप दोनों का मिलाकर करो, राइट। तो आपको सेपरेट ही करना पड़ेगा, मतलब हर एक जॉब सेपरेट कॉस्ट यूनिट माना जाएगा, मतलब कॉस्टिंग सेपरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आगे देखना, एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड ascertained separately for each job, ठीक है। A job may consist of job, product, batch of product, contract, a service or any other specific order, right? तो फ्रेंड्स ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कस्टमर मेरे पास आ रहा है, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्लास के अंदर 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल, राइट। तो मैं वो 100 बच्चों को कॉस्टिंग बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जॉब कॉस्टिंग यूज नहीं करूंगा, राइट। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। मान लो कोई बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है मुझे यही टॉपिक पढ़ना है, यही क्वेश्चन करना है, और मैं बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जॉब कॉस्टिंग वहां पर भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स देखना फ्रेंड्स। Basic features of job costing. Each job is treated as a separate cost unit. ये हमने देखा। All costs are accumulated and ascertained for each job separately. ठीक है? Each job is unique. हर एक काम जो मेरे पास आएगा वो यूनिक रहेगा, है ना। देखो मैं और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल। गैरेज होती है, राइट। तो गैरेज के अंदर जो गैरेज चला रहा है वो भी जॉब कॉस्टिंग यूज कर सकता है, नो डाउट, उसका अगर बहुत बड़ा कामकाज है तो। कैसे? उसके पास जो व्हीकल्स आएगी फ्रेंड्स रिपेयर करने के लिए, वो सबका काम डिफरेंट रहेगा और कस्टमर के हिसाब से हमको काम करके देना है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आया, उसकी कार का टायर फ्लैट हो गया, राइट, तो आप उसको वही रिपेयर करके देंगे ना, आपके हिसाब से कोई और काम करके नहीं देंगे उसको, आप वो फ्लैट टायर को रिपेयर करके देंगे, ठीक है। तो दूसरा कोई कस्टमर आएगा, उसको सर्विसिंग करवानी है, तो आपको उसको सर्विसिंग करके देनी पड़ेगी। तो हर एक जॉब जो हमारे पास आ रहा है वो यूनिक रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईच जॉब इज एग्जीक्यूटेड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम उसको काम करके देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना, a separate job cost sheet or job code is used for each job and assigned a certain number by which the job is identified, right? फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ ना, बहुत बड़ी अगर एंटरप्राइज है, राइट, साल में अगर 1000-2000 जॉब वो लोग करते हैं, तो उनको हर एक जॉब को एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। वो नंबर फिर कैसा भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। पर्पज इसका क्या है फ्रेंड्स, कि वो जॉब को हम वो नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे, इन विच इंडस्ट्रीज जॉब कॉस्टिंग इज
अप्लाइड। जॉब कॉस्टिंग हम लोग किस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उस सारी इंडस्ट्रीज में जॉब कॉस्टिंग को अप्लाई किया जा सकता है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर या जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करके दे रहा है, ठीक है। तो चल कहाँ कहाँ यूज होता है तो देखेंगे। एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना। मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो मशीन्स बना के देता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी एक टाइप का जॉब है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर वो जो बिल्डिंग बना के दे रहा है वो खुद के हिसाब से बना के नहीं दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे रहा है, ठीक है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहां बड़ी बड़ी शिप्स बनती है। फर्नीचर मेकिंग, आप आपके घर में या आपके फर्म में या कंपनी में फर्नीचर बनवाते हो, राइट। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो, ठीक है। आप कस्टमर हो, आप कॉन्ट्रैक्टी हो, है ना। मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, रिपेयर शॉप्स, प्रिंटिंग प्रेस, इंटीरियर डेकोरेशन, राइट। ये सारे केसेस में हम जॉब कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। कमान, अब फ्रेंड्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स समझना कि इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसमें आपको आते हैं फ्रेंड्स। आपको एक केस स्टडी दी हुई रहेगी कि एक कस्टमर आया सर्विस प्रोवाइडर के पास, उसको एक जॉब आपसे करवाना है, ठीक है। या तो सर्विस चाहिए होगी या तो आपसे वो प्रोडक्ट बनवा के ले रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस केस में हमको वो जॉब का कॉस्टिंग करके बताना है, मतलब वो जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा ये कॉस्ट बताना है, प्लस हम हमारा प्रॉफिट उसमें ऐड कर लेंगे। तो कितना अमाउंट हमको उससे कलेक्ट करना है, राइट। फ्रेंड्स सिंपल सा लॉजिक है, आप वो कस्टमर से कितना अमाउंट कलेक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली हमारा जितना कॉस्ट होगा प्लस हम उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे, वो अमाउंट हम उससे कलेक्ट करेंगे, राइट। तो कितना अमाउंट कस्टमर को चार्ज करना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स समझो, कोई भी जॉब की कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आती है, तो ऑब्वियसली मटेरियल कॉस्ट तो लगेगा। मान लो हम फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन हम फर्नीचर बना के शोरूम में नहीं बेचते हैं, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देते हैं, तो हमको भी जॉब कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा। तो मान लो एक कस्टमर हमारे पास आ रहा है और हमको उसको फर्नीचर बना के देना है, यानी हमने जॉब लिया, अब हमको वो जॉब को कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट क्या क्या आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी फ्रेंड्स ओवरहेड्स, राइट। अब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। अब डायरेक्ट का मतलब हो गया कि उस जॉब के लिए स्पेसिफिक खर्चा कितना आया, राइट। इतना मटेरियल लगा, इतना वेजेस दिया, उस पर्टिकुलर जॉब का स्पेसिफिक खर्चा, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड करने में, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम कहां पे आएगी फ्रेंड्स, ओवरहेड्स के अंदर, राइट। अब समझना, ओवरहेड्स के अंदर डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी का जो आप यूज करते हो, राइट। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा, इंश्योरेंस होगा मशीनरी का, बिल्डिंग का, राइट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होगा, पावर चार्जेस होंगे, लाइट बिल होगा, ठीक है। आपके पास मैनेजर है तो मैनेजर की सैलरी होगी, आप एडवर्टीजमेंट करते होंगे तो ये खर्चा होगा। फ्रेंड्स ये सारे ओवरहेड्स है। अब आप ये समझो कि डेप्रिसिएशन तो आपने पूरे ईयर का चार्ज किया हुआ है, तो क्या वो जॉब पूरा ईयर चलने वाला है क्या? ऑब्वियसली नहीं। वो जॉब छोटा मोटा जॉब है तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन में हो जाएगा, बड़ा जॉब है तो 1 महीने 2 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, साल भर चलने वाला नहीं है। चलो साल भर अगर वो जॉब चलता भी है तो वो आपकी सारे रिसोर्सेस को वो एक ही जॉब यूज कर रहा है क्या? तो नहीं। तो
फ्रेंड्स ये समझो कि एक साल के अंदर बहुत सारे जॉब्स आप हाथ में ले रहे हो, अंडरटेक कर रहे हो, राइट? और वो सारे जॉब्स की जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। कोई एक दिन में कंप्लीट हो गया, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि ओवरहेड जॉब को चार्ज तो करना है, पर कैसे किया जाए, है ना? क्योंकि ओवरहेड्स जो है वो टाइम के हिसाब से इनकर होता है। जनरली, आई एम सेइंग जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली ओवरहेड्स आर इनकर्ड बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है? मंथली, ईयरली आपको वो ओवरहेड का खर्चा पे करना होता है या इनकर करना होता है। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू चार्ज, टू एब्जॉर्ब ओवरहेड टू द जॉब। अब इस केस में हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, ओवरहेड को हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट कॉस्ट जो रहेगा ये तो हम एक्चुअल क्या करेंगे, जॉब को चार्ज कर देंगे, राइट? मतलब जॉब को चार्ज करेंगे ऑन एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस यानी जितना खर्चा हुआ उतना जॉब को चार्ज कर दो, ठीक है? ओवरहेड्स में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब टू जॉब, राइट? और ओवरहेड टॉपिक में हमने किया था फ्रेंड्स क्लास में, एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है एस्टिमेट के बेसिस पर, राइट, प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर हम प्रोडक्ट को, सर्विस को, डिपार्टमेंट को, जॉब को, बैच को ओवरहेड चार्ज करते हैं, राइट? तो आपको ध्यान में होगा प्रोडक्शन ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो हमने 7 to 8 बेसिस देखे थे, राइट? मशीन आर रेट, लेबर आर रेट, मटेरियल कॉस्ट बेसिस, लेबर रेट, लेबर कॉस्ट बेसिस, प्राइम कॉस्ट बेसिस, प्रोडक्शन यूनिट बेसिस, राइट? ये सारे हमने बेसिस देखे थे। तो वैसे ही हमको यहाँ पर किसी ना किसी एक बेस लेकर, वेजेस भी हो सकता है बेस, लेबर आर हो सकता है, मशीन आर हो सकता है, हमको वो बेस लेकर क्या क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड को जॉब की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो फ्रेंड आपको यहाँ पर ये याद रखना है, डायरेक्ट कॉस्ट विल बी चार्ज टू जॉब ऑन एक्चुअल बेसिस, and overhead यानी indirect cost will be absorbed on some reasonable basis. It can be machine hour, it can be labor hour, it can be any other base. ठीक है फ्रेंड्स? नाउ क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से करना है, राइट? फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या अकाउंट बनाना है, क्या है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जैसे हमने अकाउंट बनाकर कॉस्टिंग की थी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अकाउंट नहीं बनाएंगे, जॉब का अकाउंट नहीं बनता है, जॉब की कॉस्ट शीट बनती है, राइट? तो फ्रेंड्स जॉब की कॉस्ट शीट कैसे बनती है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, हाँ? तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, 2 तरीके से हम जॉब की कॉस्ट शीट बना सकते हैं, ठीक है? कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट जिसमें हम सारे कॉस्ट ऐड करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअल ऐड कर लेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखना, कॉस्ट शीट 2 टाइप की हो सकती है, एक सिंपल कॉस्ट शीट, राइट? सिंपल कॉस्ट शीट। अब सिंपल कॉस्ट शीट से मेरा मतलब ये है कि हम सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड, 2 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, उसमें जॉब के लिए एक्चुअल मटेरियल कितना लगा वो दिखा देंगे, एक्चुअल वेजेस दिखा देंगे, राइट? मतलब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो एक्चुअल दिखा देंगे, और फ्रेंड जो ओवरहेड्स रहेंगे, अब ओवरहेड्स को अगर फंक्शन वाइज क्लासिफाई करते हैं, ओवरहेड्स को अगर फंक्शन वाइज क्लासिफाई करते हैं, 2 तरीके से हम जॉब कॉस्ट शीट बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, राइट? तो क्वेश्चन में देखकर हमको डिसाइड करना है कि कौन सी कॉस्ट शीट बनानी है। सिंपल कॉस्ट शीट हो सकती है, और जो एक एक्चुअल कॉस्ट शीट है जिसका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग फॉलो करके करते हैं, ठीक है? तो सिंपल कॉस्ट शीट में हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे,
जॉब के लिए जितना डायरेक्ट मटेरियल लगा वो ले लेंगे एक्चुअल, जितना डायरेक्ट वेजेस लगेगा वो ले लेंगे एक्चुअल, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे ये भी एक्चुअल, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी एक्चुअल। ठीक है, फिर ओवरहेड्स हमको फ्रेंड्स एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। ओवरहेड को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिस क्वेश्चन में होगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, वेजेस हो सकता है, राइट। चल, तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर लिया, ये हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट ऐड करने पर हमको वो अमाउंट मिलेगा जो हम कस्टमर को चार्ज करेंगे, राइट। तो अमाउंट चार्ज्ड टू कस्टमर, राइट। तो चलो ये सिंपल सी कॉस्ट शीट हो गई। हाँ, अब जो एक्चुअल कॉस्ट शीट है फ्रेंड्स, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, टिपिकल फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट से भी हमको कॉस्ट शीट बनाना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वैसी है तो। ठीक है, तो हम उसका फॉर्मेट देख रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को सिलेबस के अंदर कॉस्ट शीट नाम का एक सेपरेट टॉपिक है। जब हम लोग वो टॉपिक करेंगे ना तो एकदम डिटेल में वो कॉस्ट शीट को हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग जॉब कॉस्टिंग करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो देखना फ्रेंड्स, जॉब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। नो डाउट ये वही फॉर्मेट है जो कॉस्ट शीट टॉपिक के अंदर का फॉर्मेट है, लेकिन मैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बता रहा हूं। जब हम लोग कॉस्ट शीट टॉपिक क्लास में करेंगे तो उसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना, जॉब की कॉस्ट शीट ऐसे भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो पहले ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग फ्रेंड समझेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब, total cost of job, right friends, can be classified into direct cost and indirect cost। याद करो इसका बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी बोलते हैं इसको। नाउ फ्रेंड्स, डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट का और एक नाम है ये। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को फ्रेंड्स ओवरहेड्स भी कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी क्लास में देखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा। हाँ, तो फ्रेंड डायरेक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी फ्रेंड्स हमने सारे डायरेक्ट कॉस्ट अगर ऐड कर लिए सारे, तो हमको प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। एंड व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब जो ओवरहेड्स है, हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ओवरहेड्स को फंक्शन वाइज क्लासिफाई करते हैं। मतलब ओवरहेड्स का अब क्लासिफिकेशन जो होगा वो फंक्शन वाइज होगा। जैसे ओवरहेड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो खाली मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा फ्रेंड्स, तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का लाइट बिल, फैक्ट्री का पावर, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, है ना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस का रेंट, ऑफिस का लाइट का बिल, ऑफिस के एम्प्लॉइज की सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, राइट। ये सारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट हो गया, कमीशन हो गया, सेल्स मैनेजर की सैलरी हो गई। हाँ, ये सारा का सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा ना तो कॉस्ट शीट आपको याद रहेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कॉस्ट शीट का हमारा जो
फर्स्ट पार्ट है वो ये है, ये कॉस्ट शीट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। यानी हम जब कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट में पहले क्या बताएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल बताएंगे, और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम लोग ये तीनों प्लस कर लेंगे फ्रेंड्स, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, राइट। प्राइम कॉस्ट हमारा कॉस्ट शीट का फर्स्ट पार्ट है, राइट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स हमको हमारा सेकेंड पार्ट मिल जाएगा, राइट। सेकेंड पार्ट को हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। आप इसको वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड्स हमारा प्राइम कॉस्ट, है ना। अभी तक समझना हमने क्या किया है। कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम लोग। कॉस्ट शीट में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट तीनों प्लस कर लिया तो हमको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूं तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों में डिफरेंस है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का पावर, फैक्ट्री का लाइट बिल, ये सारा खर्चा। जब मैं फैक्ट्री कॉस्ट बोलता हूं ना, तो उसके अंदर फ्रेंड्स प्राइम कॉस्ट भी आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ गया। यानी इन शॉर्ट, अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो हमको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट का और एक नाम है फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब फिर हमारा कॉस्ट शीट का थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? देखो, प्राइम कॉस्ट ले लिया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड करेंगे और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी ऐड करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको प्यार से ऑफिस कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। पर फ्रेंड्स हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखो, अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा, राइट। क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स तो इंक्लूड है। इसमें अगर आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर लो तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे, राइट। तो हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स कॉस्ट शीट का नेक्स्ट पार्ट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में जैसे हम प्रॉफिट ऐड करेंगे ना, तो हमको सेल्स वैल्यू मिल जाएगी, यानी वो अमाउंट मिल जाएगा जो हम कस्टमर को चार्ज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना। कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट के अंदर आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर प्रॉफिट ऐड कर लो तो हमको सेल वैल्यू मिल जाती है। अब एक्चुअली कैसे बनाना है कॉस्ट शीट, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मेट देखो, फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड से, राइट। अब हमको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला पता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो
फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ मटेरियल प्लस परचेस एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंसेस मतलब कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो भी ऐड करना। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो हमको कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन मिल जाएगा ये। उसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमको प्राइम कॉस्ट मिल गया, मतलब ऑल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर लो, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट में फ्रेंड्स हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रिपेयर, ये सब खर्चा, हाँ, ये ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर। फिर हम लोग वहीं पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करेंगे, ठीक है। अब कैसे याद रखना, तो फ्रेंड्स समझो, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग उसको फैक्ट्री वाले पोर्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर रहे हैं। अब हमको फ्रेंड्स वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमको ऐड करना है उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर हमारे पास फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। अगर फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या डिफरेंस है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए उसकी कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है जितने यूनिट हमने सेल किए उसकी कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर लो तो सेल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग कॉस्ट शीट को एक बार रीड कर लो और जिसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग के, तो एकदम ध्यान से देखना। मैंने बताया था 2 तरीके से कर सकते हैं, सिंपल कॉस्ट शीट बनाकर। सिंपल कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सारे कॉस्ट ऐड कर लो, राइट। और टिपिकल अगर कॉस्ट शीट बना के करना है तो क्वेश्चन में देखकर हमको समझ में आ जाएगा कि हमको वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के करना है, ठीक है फ्रेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, following information has been extracted from costing records of Shri Ganesh Engineering Works
इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 101, राइट। अब फ्रेंड्स देखो, जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस आया। तो फ्रेंड्स मटेरियल लगा 5800, वेजेस 2 डिपार्टमेंट के लगे, मतलब वो जॉब को पहले हमको डिपार्टमेंट ए में कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, फिर वो जॉब वही जॉब डिपार्टमेंट बी में जाएगा, वहां कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स दोनों डिपार्टमेंट का वेजेस हमको ऐड करना पड़ेगा। हाँ? तो देखो डिपार्टमेंट ए में 100 आवर्स का काम हुआ और हम वर्कर्स को 5 रुपीज पर आवर पे करते हैं, मतलब 500 रुपीज का वेजेस हो गए। डिपार्टमेंट बी में फ्रेंड्स 200 आवर्स का काम हो रहा है और 1 आवर का वेजेस 3 रुपीज है, इसका मतलब हमको 600 रुपीज का वेजेस जॉब की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, राइट। फ्रेंड्स ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग एक्चुअल लेंगे। अब आगे हमको ओवरहेड्स दिया हुआ है, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, तो अब देखना, ओवरहेड्स फॉर द 2 डिपार्टमेंट्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो फ्रेंड्स देखना, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना, वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी, दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। हाँ? तो फ्रेंड्स समझना, डिपार्टमेंट ए का वेरिएबल ओवरहेड ₹10,000 है, ₹10,000 फॉर 5,000 लेबर आवर्स बोल रहा है, फॉर 5,000 लेबर आवर्स, राइट। फ्रेंड इसका मतलब होता है कि 10,000 का वेरिएबल ओवरहेड आएगा अगर 5,000 आवर्स काम होता है डिपार्टमेंट 1 में, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पे आप ये समझो कि हमको ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। देखो ना, 10,000 का ओवरहेड 5,000 के लेबर आवर्स के बेसिस पे ना, मतलब ओवरहेड जो इनकर हो रहा है उसका बेसिस क्या है, लेबर आवर्स, राइट। तो ओवरहेड्स आर ड्रिवन बाय लेबर आवर्स, तो लेबर आवर बेसिस है। और याद करो ओवरहेड टॉपिक में हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला था, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स, यानी 10,000 रुपीज का ओवरहेड्स आएगा 5,000 आवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये होता है ₹2 पर लेबर आवर, राइट। सिमिलरली अगर हम डिपार्टमेंट बी का देखते हैं तो फ्रेंड्स 30,000 रुपीज का ओवरहेड्स आएगा फॉर 10,000 आवर्स, राइट। तो फ्रेंड्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा ₹3 पर लेबर आवर, ये डिपार्टमेंट बी का है, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, हम हमारे जॉब को कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा हमारे जॉब के लिए आवर्स कितने लग रहे हैं। आवर्स क्यों, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिस लेबर आवर है ना। तो देखो डिपार्टमेंट ए में हमको 100 आवर्स लगेंगे जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और 1 आवर का ओवरहेड्स फ्रेंड्स ₹2 आया था, है ना। 100 इंटू 2 कर लेंगे तो 200 आवर्स, 200 रुपीज ओवरहेड हमको हमारे जॉब को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट बी में क्या करेंगे, तो 200 आवर्स लगने वाले हैं, 1 आवर का ओवरहेड ₹3 है ना डिपार्टमेंट बी का, तो 200 आवर्स इंटू 3 करेंगे तो 600 रुपीज का ओवरहेड हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का अलग है, डिपार्टमेंट बी का अलग है। आगे देखना, फिक्स ओवरहेड एस्टिमेटेड एट ₹50,000 फॉर 50,000 नॉर्मल वर्किंग आवर। तो अब यहां देखो फ्रेंड्स, फिक्स ओवरहेड क्या बोल रहा है, 50,000 रुपीज फॉर 50,000 आवर्स, यानी 50,000 आवर्स काम हुआ तो 50,000 का ओवरहेड आएगा, मतलब फ्रेंड्स ₹1 हो गया, ₹1 पर आवर, राइट। तब समझना फ्रेंड्स, जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट के हिसाब से दिया हुआ है क्या, डिपार्टमेंट ए का फिक्स्ड ओवरहेड इतना है, बी का इतना है, नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड जनरल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड ए का अलग था, डिपार्टमेंट ए का अलग था, डिपार्टमेंट बी का अलग था। तो हमने हमारे जॉब को एब्जॉर्ब कैसे किया था,
ए के आवर्स लिए और 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर बी के आवर्स लिए और 3 से मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया ना। पर फिक्स ओवरहेड में सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो 50,000 रुपीज और 50,000 आवर्स दिया है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं है, वो पूरे कंपनी का है। तो अब कैसे करेंगे? 1 आवर का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 1 रुपी है ना, 1 आवर का। तो हमको टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं जॉब को कंप्लीट करने के लिए? 300। तो 300 आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो 300 इंटू 1 करेंगे तो 300 रुपीज का ओवरहेड्स हमको फिक्स ओवरहेड जॉब में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखना, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101, कॉस्ट फाइंड करना है, एंड कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज, कस्टमर से कितना प्राइस चार्ज करेंगे। तो ऑब्वियसली कस्टमर से जो प्राइस चार्ज करेंगे वो तो प्रॉफिट ऐड करके करेंगे, है ना। तो फ्रेंड देखो क्या दिया है, तो गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये प्रॉफिट हमको ऐड करना है। तो स्टार्ट करना, स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट शीट, राइट। और हम सिंपल कॉस्ट शीट बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है हमको। हाँ, तो स्टार्ट करो, स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट शीट। फ्रेंड 2 कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट शीट, 2 कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। तो फ्रेंड्स देखना मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल 5800 रुपीज है फ्रेंड्स। डायरेक्ट वेजेस, राइट। अब डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो डिपार्टमेंट ए में 100 आवर्स काम होगा और वेजेस 1 आवर का 5 रुपीज है, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया 500 रुपीज। डिपार्टमेंट बी में 200 आवर्स काम होगा, 1 आवर का वेजेस 3 रुपीज है, राइट। तो फ्रेंड्स 600 रुपीज का वेजेस देना पड़ेगा। हाँ, तो डायरेक्ट मटेरियल दिखा दिया, डायरेक्ट वेजेस दिखा दिया। अब आ जाओ ओवरहेड दिखाना है, ये ऐड करते जाओ, ऐड वेरिएबल ओवरहेड्स, राइट। आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना ओवरहेड्स का। फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड्स ये भी डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। और ओवरहेड्स है तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, वेरिएबल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए का 10,000 रुपीज है 5,000 आवर्स के लिए, राइट। तो हम 5,000 आवर्स लगा रहे हैं क्या जॉब के लिए? नहीं, हमने जॉब में 100 आवर्स ही लगाए, डिपार्टमेंट ए की बात हो रही है, राइट। तो पूरा 10,000 तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पे आप है ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे? 10,000 रुपीज फॉर 5,000 आवर्स, 100 आवर्स के लिए हाउ मच, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो फ्रेंड देखना 10,000 रुपीज फॉर 5,000 आवर्स, राइट। यहाँ पे हमने वर्किंग किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हाँ, ₹2 पर आवर आया, वेरिएबल ओवरहेड ₹2 आया 1 आवर का। और हमको आवर्स कितने लग रहे हैं डिपार्टमेंट ए के? 100 इंटू 100 आवर्स। तो ये हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 2, और इसको 100 आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 200 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड आएगा डिपार्टमेंट ए का। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी,
डिपार्टमेंट बी में 30,000 रुपीज दिया है फॉर 10,000 आवर्स, यानी हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 3 रुपीज आ गया। और डिपार्टमेंट बी में हमको 200 आवर्स काम करना है, राइट। तो फ्रेंड्स 600 रुपीज आएगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 3 रुपीज और 200 आवर्स से आप मल्टीप्लाई कर लो, 600 रुपीज आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स फिक्स ओवरहेड ऐड कर लेंगे। ऐड फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड दिया है फ्रेंड्स 50,000 रुपीज फॉर 50,000 आवर्स, यानी 1 आवर का रेट 1 रुपी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, तो हमको देखना पड़ेगा टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स टोटल आवर्स हमको लग रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट के मिलाकर 300, तो 300 से मल्टीप्लाई 300 आवर्स, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया ना, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 1 रुपी, और एक्चुअल 300 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 300 रुपीज। फ्रेंड्स इसका टोटल करो कितना होता है, 5800 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 300, राइट। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 8,000। 8,000 आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब, राइट। कॉस्ट ऑफ जॉब में फ्रेंड्स हमको ऐड करना है प्रॉफिट, ठीक है। तो फ्रेंड देखो प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज्ड so as to give a profit of 20% on selling price, राइट। तो फ्रेंड्स देखो ये आप लोगों ने फाउंडेशन सीपीटी में किया होगा, है ना। 20% होता है 1/5, 1/5 ऑन सेल्स दिया हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स कॉस्ट पे 1/4 हो जाता है ना, ऑन कॉस्ट हो जाता है 1/4, यानी फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में से 1 हमको माइनस कर देना है। यानी इसका तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर देना, मतलब 5 में से 1 अगर माइनस कर दो तो डिनोमिनेटर में 4 बचेगा, तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये 1/4 लेना पड़ेगा, एट द रेट 1/4, 8,000 का 1/4 किया फ्रेंड्स तो 2,000 आ गया, एंड 10,000 इज द सेल्स वैल्यू। इसको आप सेल्स वैल्यू बोलो तो भी चलेगा, या अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो चलो फ्रेंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। एक बार आप देख लो, कॉपी करना है अच्छे से तो कॉपी कर लो, कंप्लीट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको आप वीआईपी क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, हाँ अमाउंट थोड़े से चेंज करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखना, a factory uses job costing system, the following cost data are available from the books for the year ended 31st March 2011, right। तो फ्रेंड्स देखो 31st March 2011 ये हमारा करंट ईयर एंड की इंफॉर्मेशन है, राइट। मतलब ये ईयर एंड हो चुका है और उस ईयर में जो जो कॉस्ट इनकर हुए वो सारे कॉस्ट हमको दिए हैं, यानी फ्रेंड्स ये सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब जो एक्चुअल खर्चा हो चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो
31/3/2011 में, हाँ मतलब 10/11 की बात हो रही है। ईयर 10/11 में डायरेक्ट मटेरियल 9 लाख का आया, डायरेक्ट मटेरियल आया 9 लाख का, डायरेक्ट वेजेस आया 7,50,000 का, राइट। अच्छा, अभी ना फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, राइट। समझ में कैसे आ रहा है वो बनाना पड़ेगा, तो नीचे आप पढ़ेंगे ना आपको इन्फॉर्मेशन में दिखेगा। हाँ, तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी कॉस्ट शीट बनती है, फिर हम लोग उसको लिख लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, 9 लाख डायरेक्ट मटेरियल और 7,50,000 डायरेक्ट वेजेस, हाँ यानी हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई। प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट कॉस्ट आएंगे, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो जितना डायरेक्ट का खर्चा है पूरा ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 16,50,000 हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। सीक्वेंस देखो, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 4,20,000, तो फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। फिर प्रॉफिट 6,09,000 ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ना, प्रिपेयर कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट। क्लियरली बोला है कि प्राइम कॉस्ट बताओ, वर्क कॉस्ट बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल बताओ, सेल्स बताओ। तो ये एक एक जो हमको हेड बताने हैं, ये कॉस्ट शीट बनाकर ही पॉसिबल है, फॉर्मेट वाली कॉस्ट शीट बनाकर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करो। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, हाँ तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट शीट। फ्रेंड्स दो कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल देखना 9 लाख है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे इसको, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 9 लाख। उसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स डायरेक्ट वेजेस 7,50,000। इसका टोटल कर लेंगे तो 16,50,000 इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को फ्रेंड्स अंडरलाइन कर लेना। अमाउंट के नीचे लाइन ड्रॉ मत करना, प्राइम कॉस्ट को अंडरलाइन कर लेना। फ्रेंड्स प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करो, फैक्ट्री ओवरहेड देखना 4,50,000 है। $21 लाख आएगा, राइट। 21 लाख इज फैक्ट्री कॉस्ट, और फ्रेंड्स इसका और एक नाम है वर्क कॉस्ट। अंडरलाइन करेंगे इसको भी। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट।
ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसमें ऐड करना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो फ्रेंड्स देखो 4,20,000 है, 4,20,000 राइट। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा 25,20,000। $25,20,000, right? This will be called as cost of production. अंडरलाइन कर लेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखना 5,25,000 है, 5,25,000। ये इसमें प्लस करो फ्रेंड्स, ये 30,45,000 होता है क्या? देखो 30,40,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। इसको भी अंडरलाइन करो। अब इसमें ऐड कर लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो प्रॉफिट 6,09,000, ऐड प्रॉफिट 6,09,000, राइट। फ्रेंड 36,54,000 हो जाएगा। 36,54,000, 36,54,000 is sales value। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इन 2011-12, राइट। अब फ्रेंड्स हमने जो कॉस्ट शीट बनाई है, यहां ब्रैकेट में लिख लो, ये हमने 10-11 की बनाई है, राइट। मतलब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/11। हाँ, अब वो बोल रहा है कि 11-12 में, मतलब कमिंग ईयर की बात हो रही है। देखना फ्रेंड, 11-12 में the factory had received an order for a number of jobs। ठीक है, ऑर्डर हमको मिल चुके हैं। हाँ, हमको ये बताना है कि वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए कॉस्ट कितना आएगा। यानी फ्रेंड्स अब हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे हैं। वाई एस्टिमेटेड? क्योंकि अभी 11-12 एंड हुआ नहीं ना। अगर मैं 11-12 के एंड में बनाऊं ना कॉस्ट शीट, तो मैं एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाऊंगा। 11-12 के बिगिनिंग में बनाता हूं तो वह एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट रहेगी, राइट। तो हमको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है। देखो, इन 11-12 द फैक्ट्री हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर नंबर ऑफ जॉब्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल वुड बी ₹12 लाख। वुड बी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, 12 लाख का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा।
7,50,000 का वेजेस लगेगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये दो अमाउंट तो क्वेश्चन में दिए हैं, अब हमको फिर से कॉस्ट शीट बनानी है, एस्टिमेटेड। ये दो अमाउंट तो क्वेश्चन में दिए हैं। व्हाट वुड बी द प्राइस फॉर दीज जॉब्स, राइट। सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, सेल्स हमको फाइंड करना है। व्हाट वुड बी द प्राइस फॉर दिस जॉब्स if the factory intends to earn the same rate of profit on sales, assuming that the selling and distribution overheads have gone up by 15%, right? अब समझना फ्रेंड, यहां पे जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज था क्या, वही परसेंटेज, मतलब 10-11 का प्रॉफिट का जो परसेंटेज था ऑन सेल्स, वही परसेंटेज हमको 11-12 में भी चाहिए। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा वो बोल रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15% से इंक्रीज हो गया, मतलब सिंपल, जितना लास्ट ईयर था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें 15% और इंक्रीज हो गया, ठीक है। आगे देखना, द फैक्ट्री रिकवर्स, रिकवर मतलब एब्जॉर्ब करना, द फैक्ट्री एब्जॉर्ब्स फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट। अब फ्रेंड समझो, अगर मुझे 11-12 की कॉस्ट शीट बनाना है, राइट, तो मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 12 लाख डायरेक्ट मटेरियल, 7,50,000 का वेजेस, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग ये कॉस्ट शीट में ले लेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड्स, तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, नहीं दिया, आप देख लो, है ना, राइट। तो आप समझना फ्रेंड्स, अब ओवरहेड्स के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखना फ्रेंड्स, लाइन रीड करो, द फैक्ट्री रिकवर यानी एब्जॉर्ब करना फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। आगे रीड करेंगे, एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों भी एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, राइट। वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। तो फ्रेंड समझना, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये जो दो ओवरहेड्स है, ये दोनों के लिए हमको बेस लेना है वर्क कॉस्ट, राइट। तो फ्रेंड्स हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हमको कॉस्ट शीट बनानी है वापस से, हाँ, तो यहाँ लिख लेंगे स्टेटमेंट शोइंग, यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड डाल देना, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड जॉब कॉस्ट शीट, ब्रैकेट में लिख लेना। अब हमारा जो ईयर है वो फ्रेंड्स 11-12 है, हाँ। हमने जो 10-11 की जो कॉस्ट शीट बनाई थी ना, ये एक्चुअल कॉस्ट शीट थी, क्योंकि हमने 10-11 के एंड में बनाया था, और ये हम 11-12 के बिगिनिंग में बना रहे हैं, इसलिए ये हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है, ठीक है। तो करो स्टार्ट, ड्रॉ कर लेना। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये हमारा, तो इसको फ्रेंड्स पार्ट ए कर देना, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड जॉब कॉस्ट शीट, ब्रैकेट में ईयर लिख लेना 11-12, दो कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर अमाउंट।
चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करो मेरे साथ। डायरेक्ट मटेरियल गिवन इन क्वेश्चन, एड डायरेक्ट वेजेस गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेना 11-12 में फ्रेंड्स डायरेक्ट वेजेस 12 लाख का, डायरेक्ट मटेरियल 12 लाख का एंड डायरेक्ट वेजेस 7,50,000। तो 12 लाख एंड 7,50,000, राइट। तो फ्रेंड्स हमको प्राइम कॉस्ट मिल गया। प्राइम कॉस्ट आता है 19,50,000। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्राइम कॉस्ट को अंडरलाइन कर लो, 19,50,000। अब हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स तो है ही नहीं, फैक्ट्री क्या कोई भी ओवरहेड्स नहीं है हमारे पास, राइट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में हमको उन्होंने दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको वेजेस के बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है, राइट। यानी फ्रेंड्स हमको इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर लास्ट क्वेश्चन देखो तो हमने यहां पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट किया था, 2 रुपीज आया था, है ना। यहां पर बेस क्या था, यहां पर बेस था लेबर आवर्स, राइट। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, ओवरहेड्स अपॉन लेबर आवर्स, है ना। फ्रेंड्स यहां पर हमको ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस बोला है, डायरेक्ट वेजेस। अब हमारा फॉर्मूला कैसा रहेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने का, ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस। प्रीवियस क्वेश्चन में लेबर आवर्स था, ओवरहेड्स अपॉन लेबर आवर्स किया था, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस है, ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू होती है ना तो उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो वेजेस वैल्यू है तो कैसे करेंगे, ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, राइट। पर कौन से ईयर का लेंगे, है ना। 11-12 में तो ओवरहेड्स है ही नहीं। अगर मुझे ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस इनटू 100 करना है तो ओवरहेड्स कहाँ है मेरे पास, तो फ्रेंड्स हमको 10-11 के बेसिस पे करना पड़ेगा। यानी हमको जो रेट फाइंड आउट करना है वो 10-11 के बेसिस पे करना है, और वो रेट हम लोग कहाँ यूज करेंगे, 11-12 में, राइट। तो रेट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, राइट। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बेस, क्या लेना है, बेस लेना है फ्रेंड्स डायरेक्ट वेजेस, इंटू 100 करना पड़ेगा। जब भी डिनोमिनेटर में बेस अगर वैल्यू है तो हम उसको परसेंटेज में लेते हैं, इंटू 100 करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो 10-11 का हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स था 4,50,000, राइट, और वेजेस था 7,50,000। तो 450 अपॉन 750, 4,50,000 अपॉन 7,50,000 इंटू 100, राइट। फ्रेंड देखो कितना आता है, 60% आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड इसको आप रीड कैसे करेंगे, 60% को रीड कैसे करेंगे, देखना इसको ऐसे रीड करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस,
उसको हमको ऐसे रीड करना है। यानी फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो आपको एक जॉब मिला, ठीक है। अब आपको वो जॉब में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है। जॉब की कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करोगे, राइट? तो आप क्या करेंगे, वेजेस देख लेना कितना है, डायरेक्ट वेजेस का 60% कैलकुलेट कर लेना, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड रहेगा, राइट? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। चल वर्किंग नोट नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, राइट? तो फ्रेंड्स फॉर्मूला, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अपॉन बेस, डिनोमिनेटर में बेस आएगा, है ना। तो क्वेश्चन में देखना, यहां पर हमने लिख के रखा है, इसका बेस था वर्क कॉस्ट, राइट? तो देखो फ्रेंड्स 1011 की कॉस्ट शीट देखो, इसमें वर्क कॉस्ट 21 लाख था और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखना 4,20,000 था। तो 4,20,000 न्यूमरेटर में आएगा और वर्क कॉस्ट 21 लाख डिनोमिनेटर में आएगा, राइट? तो 420 अपॉन 21 लाख, तो फ्रेंड्स 4,20,000 अपॉन 21 लाख इंटू 100, राइट? तो देखना 420 अपॉन 2100, तो फ्रेंड्स 20% आना चाहिए। ये हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, राइट? तो फ्रेंड दिस शुड बी रेड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर, मतलब कितना एब्जॉर्ब करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना एब्जॉर्ब करना है, आर 20% आया ना अपना, 20% किसका, जो बेस है ना उसका, ऑफ वर्क कॉस्ट। यानी फ्रेंड्स आपको किसी भी जॉब की कॉस्ट शीट में, राइट, मतलब ये कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी भी जॉब की कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करना है, तो आपने उसका वर्क कॉस्ट का 20% कैलकुलेट कर लेना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मिल जाएगा, ठीक है। चल वर्किंग नोट नंबर 3, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, राइट? तो फ्रेंड्स फॉर्मूला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये आएगा न्यूमरेटर में, और फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में इसका बेस लेना है। बेस कहां से मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन में से, राइट? तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन पढ़ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एज द परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, राइट? मतलब फ्रेंड इसका बेस वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट इंटू 100, राइट? तो फ्रेंड देखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आया था 5,25,000 1011 का, 1011 के बेसिस पे रेट निकालना है, तो 5,25,000, राइट? और फ्रेंड्स हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था 21 लाख, तो 5,25,000
5,25,000 upon 21 lakh into 100. 5,25,000 divided by 21 lakh into 100 करेंगे तो फ्रेंड्स 25% आना चाहिए। अब बताओ कैसे रीड करेंगे इसको रीड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। यानी आपको जॉब मिला, जॉब की कॉस्ट शीट में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो 25% ऑफ वर्क कॉस्ट ले लेना, उसका जो भी वर्क कॉस्ट रहेगा उसका 25% ले लो, आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हमको प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है लास्ट ईयर के कॉस्ट शीट के बेसिस पे। क्यों कैलकुलेट करना है? तो क्वेश्चन में रीड करना फ्रेंड्स, देखो यहां से व्हाट वुड बी द प्राइस फॉर दिस जॉब if the factory intends to earn, देखना, if the factory intends to earn the same rate of profit on sale, right? Same rate of profit on sale, यानी प्रीवियस ईयर में जितना प्रॉफिट का परसेंटेज था उतना ही परसेंटेज हमको 11-12 में भी कमाना है, तो वो परसेंटेज लाना पड़ेगा ना, है ना? तो अब देखो फ्रेंड्स, वर्किंग नोट नंबर 4 करना। वर्किंग नोट नंबर 4, राइट? तो फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है, अभी आप लिखो मत, अभी आप लिखो मत। क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करने के लिए, राइट? ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स बोला हुआ है, मतलब बेस क्या है? सेल्स बेस है ना? तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां से 10-11 की कॉस्ट शीट से मैंने प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 कर लिया, मान लो, राइट? 6,09,000 अपॉन 36,54,000, राइट? आप लोग करो मत, सिर्फ देखो। 6,09,000 डिवाइडेड बाय 36,54,000, राइट? तो फ्रेंड्स ये 16.67% आता है। 16.67% किसका? सेल्स का। बेस देखो ना, सेल्स है ना, तो 16.67% ऑन सेल्स, राइट? अब ये प्रॉफिट का हमको परसेंटेज अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट में, राइट? तो मान लो कि मैंने सारे कॉस्ट 11-12 की कॉस्ट शीट के मैंने सारे कॉस्ट दिखा दिए, लास्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। अब प्रॉफिट में कितना ऐड करूंगा? 16.66% ऑन सेल्स। पर मेरे पास सेल्स नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर का सेल्स कहां है मेरे पास, राइट? तो फ्रेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का सेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स नहीं कर रहे हैं, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स कर रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड्स देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी अब हमारा कैसे अमाउंट आ जाएगा? प्रॉफिट 6,09,000 डिवाइडेड बाय बेस, हम लोग सेल्स नहीं ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल ले रहे हैं, राइट? तो 30,45,000, 30,45,000 इंटू 100 किया तो फ्रेंड्स 20% आएगा। अब आप समझो, मैंने बेस लिया कॉस्ट ऑफ सेल, यानी प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल है। तो नेक्स्ट ईयर की जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल तो होगा ना हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल का 20% ले लेंगे, है ना? ऑन सेल क्यों नहीं कर सके हम लोग? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का सेल हमारे पास नहीं होगा ना, ठीक है?
चल 6,09,000, अब करो सॉल्व करो, प्रॉफिट 6,09,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स 30,45,000 इंटू 100। तो फ्रेंड्स 20% आना चाहिए। आना चाहिए। कैसे रीड करेंगे इसको? प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम लोग। प्राइम कॉस्ट तक हमारा हो चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको ऐड करना है, राइट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स 60%, राइट। कैसे रीड किया था हमने? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट। तो आ जाओ हमारी कॉस्ट शीट में आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस कौन सा? तो करंट ईयर वाला, अभी जो हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, उसके डायरेक्ट वेजेस का, ठीक है। तो हमारा देखो अभी डायरेक्ट वेजेस कितना है? 7,50,000 है। तो फ्रेंड 60% ऑफ 7,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फ्रेंड 7,50,000 का 60% ले लेंगे, फ्रेंड्स ये आ जाएगा 4,50,000, राइट। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो 24 लाख आना चाहिए। देख लो एक बार, 24 लाख इज फैक्ट्री कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। दो नाम है इसके, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो, वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स 24 लाख आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। अब फ्रेंड्स इसमें हमको ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, राइट। अच्छा यहां पे आप लोग क्या करना, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना, और यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि वो रेट हम वो वर्किंग से ला रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वर्किंग नोट नंबर 2 देखना। हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फाइंड किया था, ये रेट आया था 20%। और कैसे रीड करना था इसको हमको? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। 20% किसका? वर्क कॉस्ट का। 20% किसका? वर्क कॉस्ट का, ठीक है। तो देखो हमको 20% लेना है वर्क कॉस्ट का। कौन सा वर्क कॉस्ट? जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, उसका वर्क कॉस्ट, यानी 24 लाख का। 24 लाख का 24 लाख का 20% ले लो, तो फ्रेंड्स 4,80,000 आएगा। $4,80,000 इसमें प्लस करेंगे, हमको मिल जाएगा 28,80,000। 28,80,000 को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको अंडरलाइन कर लेना, राइट। तो फ्रेंड्स प्राइम कॉस्ट हो गया,
फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। और इसका रेट हमने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट नंबर 3 में। हाँ, तो देखना वर्किंग नोट नंबर 3, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने एब्जॉर्ब किया था। इसका एब्जॉर्प्शन रेट आया था 25%, राइट। अब मैंने बताया था ना कैसे रीड करना है इसको। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 25% किसका? वर्क कॉस्ट का, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट का। फ्रेंड्स याद रखना, जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करते हैं। तो 10-11 के बेसिस पे हमने रेट कैलकुलेट किया, अब वो रेट हमको अप्लाई करना है हमारी कॉस्ट शीट के अंदर। ठीक है, तो हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25% लेना है वर्क कॉस्ट का। ठीक है, लेकिन 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 देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, assuming that selling and distribution overheads has gone up by 15%, right? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें कोई कॉस्ट में इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा ही बढ़ गया, राइट। तो फ्रेंड्स हमको 15% और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो आप ध्यान से देखना। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें है ना 2 अजम्पशन पॉसिबल है, राइट। इसमें 2 अजम्पशन पॉसिबल है। पहला अजम्पशन, पहला अजम्पशन 25% आया था। हाँ, 25% किसका था? ऑफ वर्क कॉस्ट, राइट। फ्रेंड्स ये 15% इसमें और ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, क्योंकि 15% इंक्रीज करना है बोला ना, तो 25 तो पहले से है, 25 प्लस 15 करेंगे तो 40% ऑफ वर्क कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझना, जब मैं 25 प्लस 15 कर रहा हूं, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25 था ये ऑन वर्क कॉस्ट था, मतलब वर्क कॉस्ट का 25% था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 15% ऑन वर्क कॉस्ट, मतलब वर्क कॉस्ट का 15% आप कैलकुलेट कर लो, उतने से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बढ़ रहा है, राइट। 25% ऑन वर्क कॉस्ट, 15% भी ऑन वर्क कॉस्ट, मतलब 40% ऑफ वर्क कॉस्ट हो गया। ये एक अजम्पशन है, राइट। तो फ्रेंड्स दूसरा अजम्पशन ऐसा भी हो सकता है कि 25% तो पहले से है ऑन वर्क कॉस्ट, राइट। अब प्लस 15% जो हम ले रहे हैं वो 15% ऑन वर्क कॉस्ट नहीं ले रहे। 15% ये जो 25% ऑन वर्क कॉस्ट की जो अमाउंट आई थी, देखो फ्रेंड्स 25% ऑन वर्क कॉस्ट का जो अमाउंट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। हम वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का 15% बढ़ा रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स 15% किसका? 25% का। ये मतलब हम लोग 15% इंक्रीज कर रहे हैं, नो डाउट, पर 15% किसका इंक्रीज कर रहे हैं? 25% का, राइट। तो फ्रेंड्स देखो 25 का अगर 15% निकालते हैं तो ये 3.75 होता है ये, तो 25% प्लस 3.75% करेंगे तो
तो ये हो जाएगा 28.75%, राइट। तो अब देखना फ्रेंड्स, यहां पे 25% ऑन वर्क कॉस्ट था, 15% ऑन वर्क कॉस्ट था। वर्क कॉस्ट का 15% से बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो 40% हो गया। दूसरे अजम्पशन में 15% वर्क कॉस्ट का नहीं बढ़ा रहे, 15% जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आया उसका हम 15% बढ़ा रहे हैं, राइट। तो दोनों अजम्पशन पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये वाला अजम्पशन फॉलो करेंगे, सेकेंड, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो देखना, %28.75% ऑफ वर्क कॉस्ट, याद रखना, हाँ याद रखना, ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट 24 लाख है, वर्क कॉस्ट 24 लाख है, 24 लाख का 28.75% लो। मैं आपको अजम्पशन लिखाता हूं लास्ट में, 24 लाख इंटू 28.75%, राइट। तो फ्रेंड्स ये आएगा 6,90,000। ठीक है। अच्छा, मैं इसका और एक तरीका बताता हूं। देखो, 24 लाख का फ्रेंड्स 25% ले लो। 25% फाइंड किया था ना हमने, है ना। तो ये आया था 6 लाख, राइट। अब 6 लाख जो आया ना, वो 6 लाख अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, उसका 15%, मतलब 6 लाख का 15%, तो ये 90,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 6,90,000। ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको और डालकर बताता हूं, या तो आप 25% ऑफ 24 लाख कर लो, तो ये हो गया 6 लाख, और 6 लाख में आप 15% और बढ़ा दो, तो 6 लाख का 15% और उसमें बढ़ जाएगा, तो 6,90,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, इसमें ऐड कर लो 6,90,000, 6,90,000 ऐड कर लो, तो 28,80,000 प्लस 6,90,000, फ्रेंड 35,70,000 हो जाएगा। 35,70,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और फिर इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, राइट। तो फ्रेंड देखना, अपना प्रॉफिट का परसेंटेज आया था 20%, है ना। देख लो एक बार, 20% आया था ना। 20% किसका? कॉस्ट ऑफ सेल का, मतलब 35,70,000 कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इसका 20%, तो 7,14,000 आना चाहिए प्रॉफिट, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा सेल्स वैल्यू आ जाएगा 42,84,000, 42,84,000, ठीक है। तो फ्रेंड्स अजम्पशन लिख लो, एक स्टार्ट करो। इट इज assumed that increase in selling and distribution overhead is 15% of 15% of वर्क कॉस्ट, नहीं, 15% ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के 15% से बढ़ाना है, राइट। पहला अजम्पशन अगर फॉलो करते हैं ना फ्रेंड्स, पहला अजम्पशन क्या था कि 15% ऑफ वर्क कॉस्ट से बढ़ाना है,
तो फिर वो 25 और 15 40% लेना पड़ता था। यहाँ पे हमने क्या किया है, 25% तो लेना ही है, 15% किसका, तो 15% वर्क कॉस्ट का नहीं, 15% जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया 6 लाख उसका। ठीक है, तो ये हमको अजम्पशन डालना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जॉब कॉस्टिंग में और कुछ 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो कुछ डाउट्स है तो हम लोग देखेंगे।